Hello students, welcome to Gangotri Group of School. We are going to discuss 2021 paper Biology. First of all, we are discussing Botany section, part A, and then after that, part B. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस 101 सेक्शन है ये बॉटनी का, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूं. देखो, पूरा पेपर NCERT से ही आया था. इसमें एक सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स है. यानी NTA ने कहा है अगर सिलेबस NCERT की बुक है तो सच में ये कंफर्म है कि ये NCERT बुक है, और हर साल की तरह इस साल भी NCERT के बुक से ही आया है. तो मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी. जो डिवीजन की कैपेसिटी रखते हैं, बहुत अच्छी वाली कैपेसिटी जिससे डिवीजन फास्ट होती है, वो किसके साथ मैच जाएगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास एक्टिव सेल डिवीजन्स होते हैं, और टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं, उन्हें कहते हैं हम सिंपल टिश्यूज. तो आपके आंसर ए का हो गया 2, बी का हो गया 4. तो ए का 2, बी का 4, आंसर हो गया 2. आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन से आंसर हो रहा था, इसमें 2 दे रखा है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हम रीड करेंगे 1 बाय 1, जहां इनकरेक्ट मिला आंसर करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज अ पैसेंजर इन फॉर प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये तो सही है. मेच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट्स पोसेस अ कॉन्पिक्यूअस न्यूक्लियस. ये आपको भी पता है कि मेच्योर सिव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, बट यहाँ क्या कह रहा है? कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये बात कहना गलत है. और यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं, बिल्कुल इसके ये जो अगर सेल है, ये आपका सेल 2 तरह के सेल्स हैं. यहाँ पे इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म होते हैं. ये कंपेनियन सेल है. क्या है? कंपेनियन सेल है. और ये सीव ट्यूब सेल्स है, सीव ट्यूब सेल्स. कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, बट इसके पास नहीं है. इसके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बहुत है. पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होते हैं और लार्ज वैक्यूल होता है. इसके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. तो ये बात कहना गलत है कि इसके पास कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस है. तो ये NCERT का लाइन ही है जिसमें ये गलत है. ये लाइन एकदम गलत है. इसकी वजह से NCERT में लाइन दिया हुआ है कि यहाँ पे एलिमेंट प्रोसेसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल. तो इसके जगह पे इन्होंने फ्रेम करके बस हटाया और डाल दिया है रॉन्ग चीज़. तो आंसर हो गया 1, इसका 1 2 का 2. When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissues to treat disease, it is known as. क्या है ये डेफिनेशन? सीधा सीधा डेफिनेशन बच्चों, ये हमने सब ने पढ़ रखा है NCERT में. फोड़ के आया होगा बिल्कुल सब लोगों ने, मुझे पता है सब ने बहुत अच्छा किया होगा, जबरदस्त हुआ होगा सबका एग्जाम. तो इसका हो गया क्या? जीन थेरेपी होता है, क्योंकि डेफिनेशंस. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out. तो purified amplified DNA को हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, प्रिसिपिटेट करते हैं DNA को. तो आंसर हो गया DNA. ये भी NCERT के. ठीक है. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन. देखो, पहले प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? एक ऐसा प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है और अंदर सेल मेम्ब्रेन है. ओके, और ये दूसरा प्लांट सेल है, इसका सेल वॉल है, सेल वॉल, और इसका सेल मेम्ब्रेन है. इन तीनों को पहले रिमूव कर दो, सेल वॉल को ओनली सेल मेम्ब्रेन के साथ रखो. ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल नहीं है, ये प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. इनको दोनों को फ्यूजन कराना क्या कहलाता है? इनका फ्यूजन कराना बच्चे कहलाता है प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन. और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो
और टोमेटो के सेल्स लेकर के, दोनों के सेल्स लेकर के फ्यूज कराना और बनाना पोमैटो। तो पोमैटो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किस में होता है बेटा? पोमैटो में। किस में होता है? पोमैटो के अंदर। और प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है वो क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर इट इज अ, इसका पहले देख लो, ए से ए का 2 है, ए का 2 सिर्फ एक में ही है और आंसर करेक्ट, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर करना है तो प्लांट टिश्यू कल्चर की टोटोपोटेंसी बहुत अच्छी होती है। मेरिस्टेम कल्चर जो होते हैं, जो मेरिस्टेम कल्चर वो वायरस फ्री होते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। तो आंसर आपको एक झटके में यहाँ पे दिख जाता है। नेक्स्ट, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ 2 इक्वल आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज, क्या है? रेफर्ड एज। तो देखिए बात क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? सेंट्रोमियर सिचुएटेड कहाँ पे? व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड एट द मिडल ऑफ द 2 इक्वल आर्म्स क्रोमोसोम। तो देखिए ये एक सेंट्रोमियर है, इसका आर्म्स जो है, अगर ये जितना साइज है उतना ही साइज इसका भी है। इन दोनों का साइज सेम है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो आप इक्वल देख रहे हो तो इसका सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन सेंटर, सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन सेंटर। इस तरह के क्रोमोसोम को फिर हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक न्यूक्लियस टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपको भी पता है, चैप्टर 8 क्लास 11th न्यूक्लियस, उसके अंदर ये सीधा डायग्राम दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन इज, एनसीईआरटी लाइन अगेन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन अ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में? करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। आपको भी पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए के एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ये 2 डीएनए हैं, अगर ये 5 to 3 है, ये तो 3 to 5 होगा। इसको पहले डी नेचर करेंगे 90 से लेके 92 डिग्री सेल्सियस पे, पहले डी नेचर करेंगे हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है? हाई है, हाई टेम्परेचर रखा तो डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस पहला प्रोसेस को डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। फिर हम क्या करेंगे? इसमें एनेलिंग करेंगे, दोनों साइड से एनेलिंग करेंगे तो इसमें आरएनए या इसमें प्राइमर डालेंगे। ठीक है, प्राइमर का यूज़ करेंगे और प्राइमर का यूज़ करके इसको जोड़ने के लिए न्यू डीएनटीपीज को हमें थर्मस इक्वेटिका टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेंगे। किसका? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम या ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। टी फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वेटिकस। एक्वेटिकस जो कि थर्मल वेंट्स में यानी गर्म पानी में पाया जाता है ये ऑर्गेनिज्म। इसका जो एंजाइम है ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है, उसको टॉलरेट कर सकता है और सर्वाइव हो सकता है। तो इसीलिए इसमें हमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले हमने क्या किया? डीनेचर किया, फिर एनेलिंग किया, फिर इन दोनों को सेपरेट स्टैंड बन जाएंगे, इसे कहते हैं एक्सटेंशन हो गया। तो हमें देखेंगे डीनेचरेशन, फिर एनेलिंग, फिर उसके बाद एक्सटेंशन। तो कहीं ना कहीं आंसर आपको समझ में आ रहा होगा देख करके कि ये एनसीईआरटी में बिल्कुल बुक में इसी ऑर्डर में आपको डायग्राम में दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन अ नेचर, which mechanism the competing species might have evolved for their survival। देखिए एनसीईआरटी है, एकदम लाइन है, इसको हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। प्रिडेशन नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव रिलीज नहीं होगा, ये कंपटीशन के ही टॉपिक में है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के जो कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन होती है उसके अंदर कॉम्पिटिशन वाला टॉपिक, उसके लास्ट पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ओके, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट अ मैच्योरिटी इज, आपको भी पता है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें इधर हम देखेंगे सेल्स का नंबर ऑफ सेल्स किधर कितने होंगे, इधर हम न्यूक्लियस का ऑर्डर देखेंगे। तो ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इधर 3 होंगे, सेल भी इधर 3 होगा। उसके बाद से हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक पूरा सेंट्रल सेल होता है इस तरह का, तो ये एक सिंगल सेल होगा सेंट्रल सेल, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होगा।
या न्यूक्लियस का नंबर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक सेल होगा और 2 यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स होंगे, तो यहाँ पे 2 सिनर्जिड और एक एग को मिला के 3 सेल्स हुए, और यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो गया, तीनों में एक एक। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हुए? 3 + 2 यानी हो जाएगा 8, 3 6 और 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा सेल्स। तो अब ढूंढेंगे कि नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है वो 8 है, तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, द साइट ऑफ परसेप्शंस ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म इज। देखो एनसीईआरटी में क्लास 11th से चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म, उसके अंदर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में ही आपको लीफ दे रखा है, सीधा सीधा लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस या मोनोसियस? कौन सा इसमें से मोनोसियस है? साइकस जो होता है, साइकस प्लांट ये डायसियस है। कैरिका पपाया प्लांट कैरिका पपाया ये भी डायसियस है। मार्केंसिया का भी जो थैलस होता है वो भी डायसियस होता है, लेकिन कारा मेल फीमेल इन अ सेम बॉडी, मेल एंड फीमेल सेम बॉडी में होते हैं, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन दोनों सेम बॉडी में होते हैं, तो ये मोनोसियस है। ये भी प्लांट किंगडम में चैप्टर 3 क्लास 11th में एज इट दिया हुआ है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्रिस्टी, आपको देखते ही पता चल रहा है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेक्शन है ये। क्रिस्टी कहां से मैच करेगा? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, तो इनफोल्डिंग इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको भी पता है क्रिस्टी के बारे में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इनर सरफेस है वो ऐसे मुड़ा होता है, इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। एक सिंगल को क्रिस्टा कहते हैं और मेनी को, सिंगल को हम क्रिस्टा बोलते हैं और मेनी को क्रिस्टी कहते हैं। क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरा है थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड कहां होता है? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन अ स्ट्रोमा, यानी क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड की बात कर रहा है ये स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के अंदर ये आपका ये थाइलेक्वाइड है, ये 1 थाइलेक्वाइड 2 थाइलेक्वाइड 3 थाइलेक्वाइड 4, ये सब थाइलेक्वाइड मिलकर ग्रेना फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? ग्रेना। तो ये एक ग्रेना के अंदर कई सारे थाइलेक्वाइड हो सकते हैं और बहुत सारे ग्रेना भी हो सकते हैं। तो एक ग्रेना एक मिडिल लेमिना से ऐसे कनेक्ट होता है, तो आपको भी पता है थाइलेक्वाइड कहाँ होता है? फ्लैटेंड सैक में। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के अंदर दिया हुआ ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। और क्रिस्टी जो होता है वो गोल्जी बॉडी का सैक लाइक शेप होता है, गोल्जी बॉडी का ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टर्नी, एक सिस्टर्नी यहाँ से एक सिस्टर्नी है गोल्जी बॉडी के अंदर। तो हो गया आपका आंसर। इसमें क्या होने चाहिए? आप आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। ए का क्या हो जाएगा? ए का आ जाएगा हमारा इनफोल्डिंग, ए का 3, और ए का 3 बस एक ही जगह पे आंसर है, देखते ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। और बी का जो है वो 4 है, ए का 3 बी का 4, आंसर 4 हो गया। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, आपको ये साफ दिख रहा है कि एनसीईआरटी है। कोहेशन का डेफिनेशन, कोहेशन क्या होता है? कोहेशन जो है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, और अधेशन क्या है? अधेशन जो है वो अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस। और सरफेस टेंशन जो होता है बेटा, व्हाट इज सरफेस टेंशन? आप आंसर इतना ही मैच करते देखते हैं। ए का 2 2 में है और बी का 4 1 में है, तो आंसर हो गया 2। और सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1, और ये इसका हो जाएगा बेटा गटेशन का वाटर लॉस। आपको पता है गटेशन और ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नहीं होता, उसमें क्या होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में। गटेशन में लिक्विड के फॉर्म में वाटर लॉस होता है प्लांट के सरफेस से, चाहे वो रूट कट हो जाए, मॉर्निंग में आपने ड्रॉप्स देखते हैं लीफ के ऊपर, वो जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है वो गटेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की वजह से। चूज द करेक्ट आंसर बताना था, तो आपका आंसर हो गया 2। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, पिछले साल भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। 13 to 16 क्वेश्चन जो थे इसी तरह के थे, मैच कॉलम 1 कॉलम 2, इस बार लिस्ट 1 लिस्ट 2 कर दिया है। तो लेंटिसेल्स या लेंटिकल्स क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन? फेलोजेन सुब्लिमिनी, ये इसका हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ए का थ्री सिर्फ एक है और आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन आगे हम कर लेते हैं। कॉर कैम्बियम जो होता है इसको कहते हैं हम फेलोजेन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम कहते हैं फेलोडर्म, और कॉर सुब्रीन से बना होता है डिपोजिशन से। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर ऑफ one plant to stigma of different plant which during pollination bring genetically different type of pollen grain। बिल्कुल सही। अगर मैं ये कहूँ ये एक प्लांट है, यहाँ पे एंथर है, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है। एंथर का मतलब यहाँ पे कौन सा फ्लावर होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा? स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। अब यहाँ पे क्या है? पिस्टिलेट है, तो जो यहाँ पिस्टिलेट फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर है, और ये यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके यहाँ पे आ रहा है, तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यहाँ दोनों डिफरेंट चल रहे हैं, बट स्पीसीज सेम होते हैं लेकिन अलग अलग प्लांट हैं, तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। Which of the following is not an application of PCR? इसमें से कौन सा पॉइंट PCR से रिलेटेड नहीं है, उसका एप्लीकेशन नहीं है, उसका डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन ये है, तो इसको हम आंसर नहीं करेंगे। ये पूछ रहा है नहीं है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेशन पूछ रहा है, तो ये तो डिटेक्शन है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी है, और जीन एम्प्लीफिकेशन तो हम कर ही रहे हैं, और प्यूरिफिकेशन आइसोलेटेड डीएनए, ये हम डीएनए को आइसोलेट PCR से नहीं करते, हम एम्प्लीफाई करते हैं। Okay, the production of gametes by the formation of zygote, the F1 F2 plants can be understood from a diagram called, आपको भी पता है मेंडल के चैप्टर में, प्रिंसिपल वेरिएंस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 में एक बंदा है, कहाँ का रहने वाला? ब्रिटिश का रहने वाला है, उसका नाम था रेजिनाल्ड सी, ठीक है, आपने शायद पुन्नेट नाम सुना होगा। इस बंदे ने पुन्नेट स्क्वायर दिया था। किसने? पुन्नेट स्क्वायर। ये डायग्राम ताकि कैलकुलेट कर सके हम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, कैलकुलेट जीनोटाइप, ठीक है। तो आपको ये पता हो एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसमें होगा पुन्नेट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरेजीन। कैरेजीन कौन बनाता है, कौन प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे रेड एल्गी, ये ठीक है, आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा। अमेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या होता है अमेलिज्म में? स्पीसीज ए को क्या होता है? स्पीसीज जो ए होता है उसको नुकसान होता है, लॉस होता है। माइनस का मतलब लॉस। इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन, उसके अंदर टॉपिक टेबल में दिया हुआ है, ये 13.1 के टेबल में यहाँ दिया हुआ है। और जो स्पीसीज बी है इसको कुछ नहीं होता, ये ना ही लॉस होता है ना प्रॉफिट, नाइदर लॉ, ठीक है, और नॉर प्रॉफिट, यानी ना ही इसको नुकसान होता है ना कोई बेनिफिट होती है। तो इसमें आंसर देखो माइनस और 0 दे रखा है स्पीसीज ए को। Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? देखिए किस स्टेज में, मियोसिस के किस स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है? आपको पता है कि जो मियोसिस होता है ये 2 स्टेजेस में चलता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 पूरा का पूरा 4 फेजेस में डिवाइडेड है। आपको पता है कौन से? प्रोफेज 1, ये जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस की बात चल रही है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो ये वाले यहाँ पे एनाफेज में रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कहा जाए पूरे ओवरऑल रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होता, लेकिन इसमें जब कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेजेस होंगे। कौन से 4 फेजेस होंगे? यहाँ पे प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा और टीलोफेज 2 होगा। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज। तो यहाँ पे एनाफेज में जैसे माइटोसिस के अंदर होता है वैसे ही यहाँ पे इधर से क्रोमोसोम सेंट्रोमियर दोनों साइड से
ये जब पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्योंकि मियोसिस 2 जो होता है सेम एज माइटोसिस का तरीका होता है, प्रोसेस होता है। तो जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसके डबल हो जाएंगे और फिर बाद में डिवाइड होकर इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशनल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशनल डिवीजन को। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे कहाँ टूटने वाला है, तो एनाफेज 2 में टूटने वाला है। एनाफेज 2 में, एनाफेज 1 में नहीं। मियोसिस एनाफेज 1 में क्रोमोसोम बस अपने मेटाफेज प्लेट से, सेंटर से बस किनारे मूव कर जाते हैं विदाउट एनी सेंट्रोमियर डिवीजन। ओके, तो एनाफेज 2। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोग्मा। वहां पे देखो ऑप्शंस पूछा है कि डीएनए से डीएनए बना रहे हैं। ए ऑप्शन में क्या भरेंगे, तो डीएनए से डीएनए, क्या मैं लिख दिया, ओके, डीएनए से हमें डीएनए बनाना है। तो डीएनए से डीएनए बनाना है तो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। ओके, तो ए के जगह पर रेप्लिकेशन आएगा। और डीएनए से जब एमआरएनए बनाएंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और एमआरएनए से हम कौन सा प्रोसेस लेंगे, क्या बनेगा, सी और डी बताना। तो यहां पे होगा प्रोटीन आ जाएगा डी के जगह पे, और जो सी के जगह पे ट्रांसलेशन आ जाएगा, ट्रांसलेशन। तो ढूंढते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन। आंसर नंबर 4। ए के अंदर क्या होगा, बी के अंदर। आपको ये एग्जैक्ट क्लास 12 में चैप्टर नंबर 6 में ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया गया है, बस उसमें एबीसीडी डाल करके। ओके, नेक्स्ट। म्यूटेशन इन प्लांट्स सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय, म्यूटेशन कैन बी प्लांट, ये आपको एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, गामा रेज। म्यूटेशन इन प्लांट्स गामा रेज के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। इन द इक्वेशन ऑफ जीपीपी, जीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेशन लॉस इक्वल टू एनपीपी, नेशनल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी। तो यहाँ पे आंसर आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्पिरेशन लॉस को। तो यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन लॉस कहाँ है, ये है। नेक्स्ट, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है, इन्वायरमेंट और डिफरेंट पाथवे, यानी इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात कर रहा है और डिफरेंट पाथवे की बात कर रहा है, फॉलो करना है, डिफरेंट पाथवे का फॉलो करने की बात कर रहा है। तो ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी में बड़ा खूबसूरत दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है इसमें कोरिएंडर लीफ, कोरिएंडर लीफ। दूसरा जो दिया हुआ है बटरकप, बटरकप, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल है। और आपको पता है कि इसका लीफ शेप, शुरुआत में लीफ कुछ इस तरह से होता है, फिर थोड़ा सा चेंज होता है, फिर और इसमें इरेगुलरिटी आती है, धीरे धीरे बहुत सारी रेगुलरिटी आने लग जाती है, फाइनली कुछ इस तरह का लीफ हो जाता है। तो आपने ये चैप्टर नंबर 15 क्लास 11th में आपने देखा होगा, प्लास्टिसिटी, ये डेफिनेशन है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स, प्लांट हार्मोन बताना है जो डिस्ट्रॉय वीड्स करे, आईबीए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड या नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये नहीं, 2,4-D होगा जो वीड डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एनसीईआरटी 15 चैप्टर क्लास 11 था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमें बताना इज नॉट करेक्ट, जो गलत है, यानी इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। पिरामिड ऑफ मेम्ब्रेन इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ये बिल्कुल सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, ये बिल्कुल जनरली वाटर में, सी में होता ही है इन्वर्टेड। पिरामिड बायोमास इन जनरली अपराइट, ये गलत है, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। गैमी आर प्रेजेंट इन, तो गैमी आपको पता है कहाँ मिलेगा, मार्केंसिया निसम लीवर रॉड्स में मिलेगा। ये राइजोइड्स हैं, यहाँ से आपको पता है यहाँ पे गैमी कप होते हैं इस तरह से, ये हो गए गैमी कप,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए परफॉर्मेंस होता है, ये सम लिवर रॉड्स होते हैं जैसे मार्केंसिया ब्रायोफाइट के अंदर देखने को मिलेगा, लिवर रॉड्स के अंदर। ओके, रिक्सिया होते हैं लेकिन उसमें नहीं, इसमें पाए जाते हैं मार्केंसिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज, क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, पायरुविक एसिड होगा, ऑक्सैलोएस्टिक होगा, सक्सिनिक। तो देखते हैं, आपको भी पता है ये C4 प्लांट है सोरगम कौन सा प्लांट, C4 है। C4 में जो CO2 को रिसीव करता है वो PEP होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। ये एक कार्बन इसमें होगा, एक कार्बन इसमें हो गया, ये 1 कार्बन, और 3 कार्बन इसके पास है, तो दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे, C4 बनाएंगे कार्बन, तो यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएंगे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट है इसका। CO2 प्लस PEP मिलकर के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएंगे। आंसर नंबर 3। Which of the following algae contain mannitol as reserve food material? देखो, रिजर्व फूड मटेरियल किनके पास होता है, कौन सा, मैनिटोल, तो एक्टोकार्पस के पास NCERT, एकदम बिल्कुल NCERT। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131, DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appear as, आपको भी पता है जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो DNA के सैंपल्स रखने के लिए होता है, यहाँ पे रख देते हैं। जो बड़े साइज के होते हैं थोड़े स्पीड में स्लो रहते हैं और जो छोटे वाले बहुत आगे चले जाते हैं। तो हम जब इसको सेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इनको देखने के लिए हमें इस पे इथिडियम ब्रोमाइड स्प्रे करना पड़ता है। इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी का एक्सपोजर देना पड़ता है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर। तो ये हमें कौन से कलर के दिखते हैं, तब हमें ये ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखेंगे इस पे, ब्राइट ऑरेंज बैंड। तो आंसर क्या होगा, 3। क्लियर। डाइएडल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन फील्ड। देखो क्या होता है, पूरा जो बंडल होता है ना, ऐसे स्टेमेंस के, ऐसे एक बंडल में, ये पूरा एक बंडल हो गया, इसमें 9, और एक बंडल में सिर्फ एक ही 9+1 अरेंजमेंट, तो ये 2 डाइएडल्फस हैं। ठीक है, तो P में ऐसा होता है, क्या होता है, P में डाइएडल्फस कंडीशंस होता है। ये NCERT है बिल्कुल के बिल्कुल। बंडल में जैसे मान लो आपने एंड्रोसियम है 9+1 या 2+1 या 3+1, तो 2 अलग अलग बंडल है तो डाइएडल्फस। 3 है तो ट्राई या मोनोएडल्फस, एक सिंगल ही बंडल है, उसमें चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। तो बायोमोलिक्यूल में आपने देखा होगा रबर, गम्स, ये बिल्कुल है, मॉर्फिन, कोडीन भी है, बट अमीनो एसिड और ग्लूकोज दिस इज नॉट अ प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है बेटा। तो इसी वजह से ये सेकेंडरी नहीं है, तो आंसर हमारा अमीनो एसिड और ग्लूकोज होगा। ये चार्ट दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट के पास, इसमें ये लिस्ट में ये नहीं है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द soil at any given time is referred as क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप नहीं, ये क्योंकि एट गिवन टाइम है तो स्टैंडिंग स्टेट बोला जाता है इसको। ओके। जिनेरा लाइक सिलेजिनेला और साल्विनिया प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बोल रहा है। और जब ये कह रहा है कि 2 डिफरेंट स्पोर, जब ये बात कह ही रहा है तो इसका मतलब हेट्रोस्पोरस हो गया, ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो हेट्रोस्पोरस होगा पहला आंसर। प्लाज्मिड P, प्लाज्मिड B, बोलिवर, रोड्रिगेज 322 लैब नंबर, प्लाज्मिड, बोलिवर एंड रोड्रिगेज 322। ठीक है। Past restriction enzyme site within the gene amplification that confer amplification resistant if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase productions and the recombination plasmid is inserted in E. coli. तो क्या होगा इस कंडीशंस में, it will be able to produce, no, it is not able to produce, तो ये आंसर नहीं होगा। it will not be able to confer amplification resistant, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होगा, it will not able to confer, तो आंसर हो गया, यहाँ पे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फैमिली फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज pollen grains retain their viability।
तो ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या होता है? पॉलन की वायबिलिटी ऑफ पॉलन, कि वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो एक का 30 मिनट दिया हुआ है, कुछ का कुछ दिया था, ये फ्यू मंथ्स वाला है, तो ये हो जाएगा रोजेसी फैमिली के साथ लेग्यूमिनेस। ठीक है, तो यहाँ पे रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली एनसीईआरटी में दे रखा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 138। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे, देखेंगे सही है कि नहीं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्रोकैरियोट्स या ऑफ प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल गलत है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जरूरत ही नहीं है, उसमें हम ये ऐसा काम करते ही नहीं है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हम काम करते हैं उसमें। इन कैपिंग मिथाइल एड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड, कैसे? बिल्कुल नहीं। आरएनए के 5 प्राइम के ऊपर, यानी 5 प्राइम जो है, 5 प्राइम पे ही हम कैपिंग करते हैं, जी कैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? जी कैपिंग। और जी कैपिंग किससे करते हैं? इसी से करते हैं, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से करते हैं। तो ये तो 3 पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये तो गलत हुआ। थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर परफेक्ट टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है कि ये यहाँ पे बात करें और ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, तो इस टर्मिनेटर पे जो रो फैक्टर होता है उस पे आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड करता है तो क्या होते हैं? आरएनए पॉल 2 यहाँ पे बाइंड करता है तो पूरा सिस्टम अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉल अलग हो जाता है, रो फैक्टर अलग हो जाता है, आरएनए अलग हो जाता है, ये सब अलग हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सब अलग अलग हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से भी हम करेक्ट ढूंढना है। Some of the organism can fix the atmospheric nitrogens in a specialized cell called seed cell. ना, seed cell ना कहते बाबा। Fusion of 2 cells in a called karyogamy. अरे ये karyogamy का मतलब होता है fusion of nucleus, fusion of nucleus। ये भी नहीं कहते हैं, ये भी गलत है। Fusion of protoplasm between 2 motile और non-motile is called, बिल्कुल सही बात। प्लाज्मा अगर कहीं फ्यूज हो रहा है, यहाँ पे फ्यूज हो रहा है प्लाज्मा, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा 2 डिफरेंट सेल्स के, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम प्लाज्मोगेमी, यानी मिक्सिंग ऑफ प्लाज्मा या फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, या मिक्सिंग ऑफ प्लाज्मा, तो इसको प्लाज्मोगेमी। बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर इज 3। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंट इन सम स्पेसिफिक रीजन, in DNA sequence called repetitive DNA NCRT, सीधा कुछ चेंज नहीं। Select the correct pair, loose parenchyma cells rupturing the epidermis, अभी नहीं, इतनी बात ये स्पॉन्जी में तो होता ही नहीं। Large colorless empty cells in epidermis of grass leaves, सब्सिडी नहीं होता है इनका, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सेल्स ऑफ मेडुलरी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अभी हमें गलत ढूंढना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्शन बिल्कुल सही है, बट आंसर ये नहीं होगा, आंसर सही नहीं, आंसर की बात नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत ढूंढना है। ये भी सही है बट ये गलत हो गया। कह रहा है कि इन ईटीसी में 1 मॉलिक्यूल, बेटा 1 जो मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH वो 3 ATP देता है बेटा, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 वो 2 ATP देता है। तो इसका डेटा यहाँ लिखा हुआ है और इसका यहाँ लिखा हुआ है, तो सो ये गलत है, इसीलिए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर 3 होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, हमने इनकरेक्ट ढूंढ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चंस पढ़ा करो ना, तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, उस पर अंडरलाइन कर लिया करो, ये हमेशा किया करो आप सभी। ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस इन्वॉल्व PS1 एंड PS2, ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस में आप जब देखोगे साइक्लिक नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिक में सिर्फ एक इन्वॉल्व होता है, तो यही गलत है, तो आंसर हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि साइक्लिक में इसमें सिर्फ एक होता है सिंगल, ठीक है, और इसमें नॉन साइक्लिक के अंदर बता PS1 और PS2 दोनों होते हैं। समझ में? ओके। मैच द कॉलम 1 कॉलम 2। नाइट्रोकोकस का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रोकोकस? तो ये क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। और राइबोसोम में अब देखो यहाँ ए का आंसर 2 और एक 2 सिर्फ इसी में है, आंसर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? तो RNA 3 का फंक्शंस पूछ रहा है भाई, बहुत अच्छा फंक्शन है, हमें पता है RNA जो पॉलीमरेज 1 है वो क्या करता है, 2 क्या करता है, कोई RNA बनाता है, कोई mRNA बनाता है, कोई tRNA, तो जी ये ट्रांसक्राइब करता है tRNA, 5S RNA और SNRNA। क्या लिखा है? इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल जब ग्रोथ होता है बेटा, अभी DNA अपॉन DT इक्वल टू RN आपको ये अपने पढ़ा रखा है, ये सारी के सारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या देखते हैं, इसमें NT इक्वल टू NERT, RT पूछा E क्या है, तो E जो है नेचुरल लॉगरिथम है। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। एक होता है बस करता रहता है ग्रोथ, रुकता नहीं है। एक होता है कि थोड़े टाइम लैग करता है, थोड़ी धीरे चलता है, फिर एक्सपोनेंशियल होता है, फिर स्टेडी हो जाता है। लॉजिस्टिक वाले ऐसे होते हैं। Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing a radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detections using autoradiography, because mutant gene does not appear on a photographic film। इतनी बात सही है। As the probe has complementary, ना, ये स्टेटमेंट यहां से गलत हो रहा है, यहां से स्टेटमेंट गलत, प्रूव हैज नहीं होगा, हैज नो होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक, बिल्कुल गलत, पार्शियली भी नहीं होना चाहिए। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली, ना भाई नहीं। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रूव हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सही बात, ओके। तो हमें ये आंसर हो गया 4। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। प्रोटीन भाई, प्रोटीन जो प्रोटीन होता है ना बेटा, वो किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। एक तरफ H होता है, एक तरफ क्या होता है? C डबल बॉन्डेड O और H होता है, और यहाँ पे NH2 है। एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ R ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी तरह से सेम एक और हम प्राइमरी अमीनो एसिड देख लेंगे, H होगा, COOH होगा, यहाँ पे R2 हो गया, यहाँ NH2 हो गया, यहाँ पे एक वाटर रेडियस होगा। ये जो बॉन्ड बनेगा ना बेटा, ये जो बॉन्ड, इसे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? ये रहा, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो A का 4 में 2 ऑप्शन है। तो आगे देखेंगे अनसैचुरेटेड, तो कार्बन कार्बन, जो अनसैचुरेटेड होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड वो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ होते हैं, और सैचुरेटेड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड से बनाते थे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। आपको भी पता होना चाहिए ये बात कि एक न्यूक्लिक एसिड यानी एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, आपको यहाँ पे पेंटोस शुगर, अब नहीं यहाँ पे देख लेते हैं, आपने देखा होगा पेंटोस शुगर होते हैं ऐसे, एक दूसरा पेंटोस शुगर ले लेते हैं हम ऐसे। तो इसका 3 नंबर जो कार्बन नंबर 1 2 और 3, इसके 3 नंबर OH और इसका 5 नंबर का CH2OH मिल करके एक वाटर रिड्यूस करेंगे, यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ओके। तो ये हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर। पॉलीसेकेराइड में लिखा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिल्कुल ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बेटा, 1 यहाँ पे 1, यहाँ इसका OH और दूसरे का जो होगा यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ पे हो जाएगा N, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है लीनियर पेयर पे। तो ये सारे के सारे 1,4 NCERT आप पढ़ोगे सब मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A का 4 2 में है, B का 1 1 में है, तो आंसर 2। S फेज देखेंगे, S फेज आपको पता है, इस S फेज क्या करता है? DNA रेप्लिकेशन करता है। G2 फेज प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्वेसेंट फेज इनएक्टिव फेज होता है, आपको भी पता है। ये जो
ये M फेज है, ये G1 है, ये S है और ये G2 है। तो जो G1 यहाँ पे S फेज है ये DNA रेप्लिकेशन करता है। ओके, G2 फेज क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और क्विसेंट फेज यानी यहाँ से G1 से जब कोई भी चीज G0 में एग्जिट ऑफ द सेल साइकिल, एग्जिट कर जाता है ऑफ सेल साइकिल को, तो इसे कहते हैं हम G0 फेज। तो G0 फेज को ही हम इनएक्टिव फेज या क्विसेंट फेज कहते हैं। और G1 फेज में क्या होता है? इंटरवल बिटवीन M फेज और S फेज। M फेज और S फेज के बीच में जो होता है वो G1 फेज होगा। तो आंसर क्या होगा? आप देखो, A का होगा 4, एक ही आंसर है इसमें, 4 नहीं 2 है, एक और देखना पड़ेगा। G2 का वो प्रोटीन, तो G2 का 1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, 4 नंबर। मैच द कॉलम विद कॉलम 2, यहाँ पे है जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, उसके बाद से है कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स है, और 5 है, फ्यूज्ड है, कैलिक्स 1+2 है और +2, 1+2+2, 2 इसमें फ्यूज है, बाकी 2 एक छोटे अलग अलग हैं साइज के, करोला। और एंड्रोसियम 9+1 अरेंजमेंट है, तो ये हो गया फैबेसी के साथ, फैबेसी के साथ, इसके साथ। ओके, तो A का 3 एक ही है और आंसर हो गया 2, बाकी सब देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपका बॉटनी का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम जूलॉजी का। ओके, तो बॉटनी कंप्लीटेड हो गया, जूलॉजी। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, आपको भी पता है रिसेप्टर फॉर स्पर्म यानी ये एग है, इसके ऊपर जोना पैलिसोडा का लेयर है, प्रीविटलाइन स्पेस, उसके बाद जोना पैलिसोडा, फिर इसके बाद कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसोडा, प्रीविटलाइन स्पेस, एग। तो जो स्पर्म आते हैं वो जोना पैलिसोडा, यानी आंसर आएगा जोना पैलिसोडा रिसेप्टर, वहाँ पे जहाँ पे अपने सारे मैसेज को वहाँ पे उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनको मैसेज देते हैं ताकि और कोई स्पर्म एंट्री ना मिले और अंदर जा सकें, रप्चर होकर के उनके साथ फ्यूज कर सकें, प्लाज्मोगैमी कर सकें, यानी पहले सिंगैमी, फिर प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर इंटरमिंगलिंग या एम्फीमिक्सिस। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, टर्मिनलाइजेशन यानी आपको भी पता है क्रोमोसोम आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, कब? आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम की, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर एक इस तरह का शेप यहाँ पे होता है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैजमेटा कहते हैं, कैजमेटा। ये फॉर्म जो होता है वो होता है डिप्लोटीन में, लेकिन ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं डाइकाइनेसिस में। कहाँ पे? डाइकाइनेसिस। तो यही पूछ रहा है, सेपरेटेड टर्मिनलाइज हो जाते हैं, तो टर्मिनलाइज कहाँ होते हैं? डाइकाइनेसिस में। तो आंसर होगा डाइकाइनेसिस। द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आपको पता है एनसीईआरटी में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीजें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी बॉडी, फिर है लाइसोसोम, फिर वैक्यूल। तो ढूंढो ऐसे कहाँ है? ये इसमें है, गोल्जी बॉडी ठीक है, एंडोप्लाज्म ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये गलत हो जाएगा। एंडोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी गलत हो जाएगा। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सही है बिल्कुल, इसमें भी ये गलत है। तो आंसर हो गया 3। अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय द न्यूक्लियेजेस टू मेक कट एट, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां पे हम न्यूक्लियेज लगा के कट करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर सीजर, एंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियेज, जहां पे कटिंग होती है एंडोन्यूक्लियेज की, मॉलिक्यूलर सीजर की, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्विलाई। एल्विलाई के अंदर कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है? यहाँ पे 104 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है, यानी हाई PO2 होता है। हाई PO2 होना चाहिए और लो CO2 होना चाहिए, और यहाँ पे
यहाँ पे देखा जाए तो लो PO2 ये गलत है, लो PO2 यहाँ पे गलत हो गया, ये हाई ठीक है, लो गलत है, हाई PO2 ये सही है लेकिन हाई CO2 नहीं, ये गलत है, इसी वजह से ये गलत, तो आंसर 2 हो जाएगा। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फाइसेलिया क्या कहते हैं, इसका अदर नेम है, अल्टरनेटिव नेम प्रोटिग्यूज मैनाफोर, प्रोटिग्यूज मैनाफोर। लिमुलस क्या होता है, इसको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा एक हुकवॉर्म है, और पिनेकाटेडा पेयल है। तो क्या ए का हो गया 2, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, आंसर 2, यानी एक स्टेप पे आंसर हो जाएगा, ए का 2 देखते ही आंसर, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 और किसी में है ही नहीं, है तो यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 है, 2 मैच और करना पड़ेगा बेटा। एनसाइक्लोस्टोमा है तो एनसाइक्लोस्टोमा में देखेंगे 4, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एनसाइक्लोस्टोमा का होगा 4, तो ये आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको देखना चाहिए था हम सबको कि यहाँ पे 2, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और ए डी का 1, ये सही है आंसर। ओके ओके नेक्स्ट, डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्ट्रेटोस्फियर या ओजोन। तो डॉप्सन यूनिट ओजोन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मसीडी, मसीडी किस फैमिली का, यानी मस्का डोमेस्टिका की फैमिली का, यानी मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है, हाउस फ्लाई का। वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, वेनरल डिजीज वीडी कैसे स्प्रेड होते हैं, वीडी, तो वीडी के स्प्रेड होने का रीजन है स्टेराइल मैन नीडल्स, नहीं वो गलत है, ये गलत है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ब्लड बॉर्न इन्फेक्टेड पर्सन, ये सही है बिल्कुल। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ये 2 स्टेटमेंट सही है। किसिंग गलत है, इनहेरिटेंस गलत है, तो आंसर आएगा बी एंड सी, ढूंढते हैं बी एंड सी ओनली, तो आंसर इज 4। ओके नेक्स्ट, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes। तो आपको पता है कि डीएनए से mRNA बनाने के लिए हमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। ओके तो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन इन ट्रांसक्रिप्शन में चाहिए होता है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। वॉल्ट कहाँ यूज करते हैं, वर्ड यूज करेंगे, हाँ जी वर्ड यूज करेंगे, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, यानी आपको देखा जाए तो यहाँ पे ये वाइडन है, ये फिम्बरी है, ये फिम्बरी, ये इन्फेंडिबुलम, ये एम्पुला और ये कॉर्नुआ, ये फंडस। ओके सेम इधर भी होता है, ये वाला वेजाइना, ये ठीक है वेजाइना हो गया, ये हो गया सर्विकल। तो यहाँ पे स्पर्म अगर एंट्री होते हैं तो यहाँ नहीं जा पाते, ब्लॉक करते हैं, यहाँ से एंट्री ब्लॉक हो जाती है, ये यूट्रस है ब्लॉक हो जाती है। आईयूडी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, आईयूडी जो होता है वो यहाँ पे इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करते हैं ये फाइगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द सेल, ये यूट्रस के अंदर फाइगोसाइटिक मूवमेंट करते हैं, यहाँ पे जितने स्पर्म होते हैं उनको ईट कर लेते हैं, खा जाते हैं। अब उसके बाद वैसेक्टोमी, वैस डिफरेंस, रिमूवल ऑफ वैस डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, ये पूरा इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम और फिम्बरी को मिला के फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओविडक्ट बोलते हैं। तो उसका रिमूवल हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। सर्जरी मेथड होता है बर्थ कंट्रोल के लिए, चैप्टर 4 क्लास 12। ओके तो आंसर क्या होगा, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का, एक ही है, ए का 1 बी का 3। ओके मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एस्परजिलस नाइगर का फंक्शन क्या है, क्या सिक्रेट, कौन से एसिड बनाता है, तो आपको ये एक पता हो तो आप सारे आंसर निकाल सकते हो। सिट्रिक एसिड, और क्या दिया हुआ है, ए का 3 एक ही है, ए का 3, तो आपके आंसर्स हो जाएंगे। इसी तरह से आपको पता चलेगा बी एसिटोबैक्टर एसिडी क्या करता है, वो एसिटिक एसिड निकालता है, और क्लस्ट्रीडियम होता है जो वो आपका क्या निकालता है, ब्यूटारिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस जो होता है वो लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। तो आपको ये ध्यान देना है। ओके तो आंसर हो गया 2। देखते हैं आगे नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर।
हमें इनकरेक्ट पेयर का देखना है कि इसमें कौन सा गलत है। आपको पता है ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में दिया हुआ है ड्रग्स के बारे में। तो ये आरसी नहीं, ये विनब्लास्टिन होना चाहिए, ये गलत है, तो ये हमें इनकरेक्ट भी बताना, तो आंसर हो गया 1। ओके नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर एंड इन mmHg, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है ब्रीदिंग सिस्टम में, तो वो सारे के सारे mmHg में मेजर किया जाता है। ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्विलाई, यानी एल्विलाई के अंदर, ये एल्विलाई है, इसमें कितना होता है, तो आपको पता है 104 PO2 होता है और 40 जो होता है वो CO2 पार्शियल प्रेशर होता है। तो ढूंढो ऐसा, PO2 104, PCO2 40, तो ये हो गया आंसर 2। स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट एट, आपको भी पता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहां होगा, ये ड्यूडेनम है, डिओडेनम, ठीक है, डिओडेनम। अब उसके बाद से यहां पे आपको पता होगा कि यहां से ये डिओडेनम है, तो डिओडेनम से यहां पे एक वाल्व होता है जो कि यहां मिला होता है इस तरह से, यहाँ पे वाल्व लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं, ये ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाला, इसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। और ये एम्पुला ऑफ वैटर है, ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आता है, यहाँ से यहाँ तक हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट होता है, यानी यहाँ से मिला होता है, और ये पैनक्रिया से भी आता है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल करके हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, और वो जाके डिओडेनम में। तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट और डिओडेनम के बीच में कौन है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी है। तो आंसर होगा जंक्शन ऑफ, ये जंक्शन पे है, जंक्शन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडेनम, आंसर यहाँ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसमें से कौन सा आरएनए, ये इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता, इसको कहते हैं siRNA, ओके, साइलेंट आरएनए होता है। सकस इंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज या रेफर्ड नोन एज, क्या बोला जाता है इसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। ये चैप्टर नंबर 16 क्लास 11 डाइजेशन चैप्टर का है। पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, किसी से भी ले सकता है। क्यों? इनके सरफेस पे बेटा दो एंटीजन होते हैं, एंटीजन AB, ये RBC है ना, ये RBC के सरफेस पे एंटीजन A और एंटीजन B दोनों ही होते हैं। तो आप सोचिए जरा, इसके प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडी होगा? तो एंटीबॉडीज जो होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं बेटा, तो इसीलिए तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन A एंटीजन B इन प्लाज्मा होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के रिस्पेक्ट में देखो, ये एक चीज है चैप्टर नंबर 4 में एम्फीबियंस दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट क्योंकि एनाटॉमी से दिया हुआ है, और NCERT में जो सिलेबस है वो ये तो है, लेकिन जो नीट के वेबसाइट पे जो नीट का सिलेबस है उसमें कॉकरोच के अलावा यानी दो और जो अर्थवर्म और फ्रॉग हैं उनको सिलेबस में नहीं रखा, बट ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो NCERT है वो बुक में जो भी कुछ लिखा हुआ है आपको एक बार जस्ट रीड जरूर कर लेना चाहिए। देखो ये क्वेश्चंस सेक्शन से आया हुआ है, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर अ पेयर ऑफ एनल सर्की। तो यहाँ पे हमें बताना क्या, इनकरेक्ट बताना, ये तो सही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा पहला। दूसरा, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिकी इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट, ये गलत बात है, ये आंसर हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव पॉइंट है तो ये आंसर है क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली प्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, द नेचर ऑफ स्मूथ मसल की बात करेंगे तो स्मूथ मसल आपको पता है कि इनवॉलंटरी होते हैं, ब्लड कैपिलरीज उसमें नहीं जाती ज़्यादातर, तो द ब्लड कैपिलरीज में जो अंदर वाले वॉल्स होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, यानी द मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये गलत है क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, तो ये तो सही है तो हमें ये आंसर नहीं करना। दूसरा, दीज मसल्स हैव नो स्टेशन, बिल्कुल ये बात सही है, स्मूथ मसल है तो दे आर इनवॉलंटरी, बिल्कुल ये बात सही है, हमें तो गलत बताना है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड, इंटरकैलेटेड डिस्क से नहीं होते बेटा, ये बात सही है, ये गलत है तो ये हमारा आंसर सही है क्योंकि हमें रॉन्ग बताना है, हमें रॉन्गली बताना है, तो हमारा आंसर 4th हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, जब बात आती है न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स
तो हमें समझ जाना चाहिए कि हॉलो न्यूमेटिक बर्ड्स के अंदर होते हैं, तो इसमें बर्ड ढूंढेंगे तो न्यूफ्रॉन मिलेगा और कोई है भी नहीं। ओके, इफ एडेनिन 30% डीएनए मॉलिक्यूल्स, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन एंड, देखो आपको भी पता है ए जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से टी से जुड़ा हुआ है और जी जो होता है वो ट्रिपल हाइड से सी से जुड़ा हुआ है। तो जितना एडेनिन यानी एक प्यूरिन पिरामिडिन से जुड़े होते हैं, तो जितना एडेनिन होगा उतना ही ज़्यादा थायमिन होगा। तो अगर एडेनिन का परसेंटेज 30% है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 30% होगा। कितना परसेंट? 30%। ध्यान रखना ये भी 30% है। तो ये 30-30 हो गए, तो दोनों मिला के 60% हो गए। तो बाकी इन दोनों का होगा, तो 60% यानी कैसे निकालेंगे? तो 100 में से क्या करेंगे? सो 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%। तो 40 इन दोनों का होगा। तो 40 के पास से दो लोगों को डिवाइड करना है, तो 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। तो 20% इसका है और 20% इसका है, रेशियो है। तो आप ढूंढो कि T30, G20, C20, एक ही ऑप्शन में है T30, G20 और C20। तो आपको क्लियर हो गया होगा। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोजन टू फाइब्रिन? आपको भी पता है, पिछले साल रिपीट क्वेश्चन है, ये थ्रोम्बीन होगा आंसर है। ओके, ये डाइजेशन इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल ऑल्सो बोथ हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया। देखो पहले बात समझोगे नॉर्मल केस, HbA जो ए जीन है वो नॉर्मल है। ओके, और ये होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों होमो है। जो B है H, जो दूसरे नंबर HbA और HbS, ये बेटा इसमें दोनों ही जीन है। इसका मतलब S जो होता है S जीन, वो क्या होता है? अफेक्टेड होता है, यानी ये सिकल जीन होते हैं जिसकी वजह से सिकल होता है। तो ये जो जीन है ये नॉर्मल नहीं है, कैरियर है। कैसे हैं? 50% इसमें नॉर्मल होगा और 50% इसमें एबनॉर्मल होगा। तो इसे कहेंगे ये आपका हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन है तो कोडोमिनेंस का रखा है, एक्सप्रेस दोनों हो रहे हैं, कोडोमिनेंस है यानी हेट्रोजाइगस है। ये हेट्रोजाइगस कह सकते हो, हेट्रो। और जो 3 है HbS, ये 100% SS जीन है। तो S जीन जो होते हैं सिकल्ड होते हैं या अफेक्टेड होंगे 100%। तो इसमें जो मेल और फीमेल लिया गया है, मान लीजिए ये मेल है, मैं इधर से ही देखता हूँ, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल ले लिया हमने और ये मेल ले लिया, मेल। तो इसका जो जीन है वो भी हेट्रोजाइगस है, HbA और HbS। इसका भी HbA HbS, क्योंकि हमने हेट्रोजाइगस लेना है तो दोनों का हेट्रोजाइगस है। तो हम एक चार्ट बॉक्स पे बना के देखेंगे, पुनेट स्क्वायर पे मेल को रखा HbA HbS, इसका भी रखा HbA HbS, फीमेल का भी। इधर हम मेल रखते हैं, इधर फीमेल रखते हैं। तो HbA HbS AA जीन तो नॉर्मल, तो 25% नॉर्मल हो गया। HbA और HbS, यहाँ A और S है तो ये कैरियर, ये भी A और S है तो कैरियर, और ये SS है तो बीमार। तो ये देखो AA जो आए हैं वो कितने हैं? 25% है, और AS जो है वो 50% है AS, और जो SS है वो 25% है। टोटल मिला के 100% हो रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? 25%। क्लियर है? जो अफेक्टेड है वो 100% कैसे हैं? 25%। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो मल्टी लोड 375, ठीक है, हमें बात करना है ये कॉपर, ये कॉपर, ये कॉपर, तो ये वाला LNG20 हो जाएगा, ये हार्मोन होता है LNG20। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, देखो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ होता है? किस फेज में? ये M फेज है, ये G1 है, ये S है और ये G2 है। तो S फेज में डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल S फेज में होता है। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टेड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अगर सपोज करो मैं कहूँ ये Z बैंड है, ये भी एक Z बैंड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H बैंड है, यहाँ पे एक्टिन मायोसिन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक्टिन है, यहाँ पे मायोसिन जुड़ा हुआ है मोटा वाला, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में सार्कोमियर हो गया। तो इनके जंक्शन पे अगर आकर के कोई न्यूरॉन जुड़ा हुआ है ना, ऐसे न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है,
तो न्यूरॉन है, तो इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है बेटा, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, अगर वहाँ पे फटीग हो या वीकनिंग हो जाए, पैरालिसिस हो सकता है ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड, इसे कहते हैं माइस्थेमिया ग्रेविस। क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जहाँ पे मसल्स को न्यूरॉन ऐसे सिग्नल देने के लिए जुड़े हुए हैं, वहाँ पे वीकनिंग, वहाँ पे दिक्कत, तो माइस्थेमिया हो जाएगा। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द physiology, pathophysiology is very important. Which of the following molecule diagnostic technique is very useful for early detection? क्या NCERT में ये सारे अर्ली डिटेक्शंस के लिए कई सारे दे रखे हैं, तो उसमें से एलिसा नाम का दिया, ये सब नहीं है, आपको ध्यान देना। एलिसा अर्ली डिटेक्शन में एलिसा दे रखा है, ठीक है, एलिसा टेक्निक दे रखा है। ओके, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथेस। हमें क्या बताना है, ऑब्जर्व देखना है और करेक्ट दिखाना है। पहले हम ए बी सी डी ई पढ़ना रहेगा। तो पहला है मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथेस, गलत। बी बिल्कुल सही है, ठीक है। राउंड वॉर्म्स हैव, राउंड वॉर्म क्या होगा, राउंड वॉर्म बी सही है, राउंड वॉर्म्स ये भी सही है। और डी देखेंगे, डी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन द टीनोफोरिन, गलत है, ठीक है। और इसके बाद से ई वोटर, ठीक है। तो आंसर हो गया बी सी एंड ई। क्या हो जाएगा, बी सी एंड ई। तो आंसर इज करेक्ट। इथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय, आपको पता है ये बोमैन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये डिसेंडिंग है, एसेंडिंग है, ये क्या होता है डीसीटी और ये सब। लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर इस तरह से बना हो, ये दोनों सब कुछ, ये डीसीटी यहाँ पे बोमैन कैप्सूल के साथ जुड़ा हो ऐसे करके, तो इस वाले जंक्शन पे हमें जेजीए सेल्स मिलते हैं, जेजीए सेल्स, जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस, और वहाँ पे सेल्स होते हैं। ये लोग रेनिन रिलीज करते हैं और इथ्रोपोइटिन भी रिलीज करते हैं। तो जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स ऑफ किडनी, किडनी के अंदर इथ्रोपोइटिन का रिलीज होता है और वो बोन मैरो में, ब्लड के थ्रू बोन मैरो में जा करके इथ्रोपोइसिस करवाता है, ब्लड का फॉर्मेशन। ओके, विद रिगार्ड टू इंसुलिन, चूज करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन के आपको पता है इसमें क्या होता है, ए होता है, बी होता है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड हो गया, उसके बाद इसमें ऐसे जुड़े होते हैं सी से, तो ये इमेच्योर होता है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है किसके, इंसुलिन, तो इंसुलिन तो हम बात करेंगे इंसुलिन की, तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर। बिल्कुल ये आपको बात समझनी होगी कि सी जो है नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी एक सही है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, तो एक सही निकल गया। इंसुलिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी से नहीं होता, ये गलत है। द प्रो इंसुलिन के पास बिल्कुल दो प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड होता है, तो ये रहा ना, ये ए हो गया पेप्टाइड, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो यहाँ पे सी होता है, बिल्कुल ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रो इंसुलिन है। इंसुलिन जो होगा मेच्योर इंसुलिन, इसमें ये नहीं होता, इसमें मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड अलग हो जाता है, ये देखिए अलग है, सी पेप्टाइड अलग है। तो प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही है। अ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो हमारा बी सी और डी ठीक है, तो बी सी डी ढूंढते हैं, बी सी डी, सॉरी ए सी डी है ना, ये तो गलत हुआ, तो ए सी डी ढूंढते हैं। ए सी डी कौन सा है, ए सी और डी, तो आंसर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, आप देखा बॉडी की सेगमेंटेशन होती है, उसमें मेल फीमेल एक ही बॉडी में हो। तो अब आपने देखा होगा अर्थवॉर्म को, अर्थवॉर्म को आपने देखा होगा ऐसे करके, तो इसमें मेल फीमेल दोनों की ही प्रॉपर्टी है, मेल भी होता है इसी में और फीमेल भी इसी में होता है। मेल फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है सेम बॉडी के अंदर होता है, और ये हर्मोफ्रोडाइट भी होते हैं, मेटामेरिज्म भी परफॉर्म करते हैं। तो मेटामेरिज्म क्या होगा, एनिलिडा से जुड़ा होगा। और कैनाल सिस्टम आपको पता है, पढ़ा था, पोरीफेरा में होता है। और कॉम्प्लेट जो होता है वो टीनोफोरा, और नाइडोब्लास्ट जो होता है वो बेटा इसमें होता है। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 और बी का 4, ए का 3, बी का 4, और उसके बाद कॉम्प्लेट जो होंगे टीनोफोरा में होंगे, और सी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का 2 और 1। तो यह आ जाए आंसर किसका, यह आंसर हो जाएगा आपको 4। ये सारे एनसीईआरटी में कॉम्प्लेट, नाइडोब्लास्ट ये सब दिए हुए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशंस इन क्रॉप? बायो इसमें से कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो इसमें इंप्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, इंप्रूव प्रोटीन कंटेंट, इंप्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीज, इंप्रूव विटामिन कंटेंट, इंप्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीज। ठीक है, आप ये आंसर्स लिखना है। ये इंप्रूव नहीं करते, ये कोई बायोफोर्टिफिकेशन का पार्ट नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन पीसीआर इफ द वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, अगर कह रहा है कि हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा भाई? पीसीआर में डीनेचुरेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 90 से 92 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये इतना टेम्परेचर नहीं हुआ तो डीनेचुरेशन नहीं होगा, तो आंसर डीनेचुरेशन। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, 2n इन ईच सेल। कह रहा है कि एक फ्रूट फ्लाई है, उसका जो सेल है उसमें कितने हैं? 2n होते हैं। प्लॉइडी, प्लॉइडी कितनी है? 2n इक्वल टू 8 है, 2n इक्वल टू 8, आपको ये ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस हो रहा है ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, इंटरफेस की बात कर रहा है वो G1 S और G2 की। द क्रोमोसोम G1 फेज इज 8, G1 में कितने हैं? 2n इक्वल टू यानी 80 हैं। तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ S फेज? S फेज में बेटा क्रोमोसोम नंबर तो 80 रहेगा ना, 2n की वैल्यू थोड़ी होगी। बस क्या होता है कि इसका 2C अगर होता तो 4C हो जाता, अमाउंट बदलता, नंबर अब तो सेम रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर तो रिमेन द सेम, G1 में भी और S में भी G2 में भी। तो आपको ये बताना है कि सेम होगा, तो यहाँ पे अगर 8 क्रोमोसोम है तो यहाँ भी 8 ही होगा, आंसर 8। ठीक है, असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस ये नोटिस करने वाली बात है। ये एम्स और जिपमर के ऐड होने की वजह से पिछले 6 सालों में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, अभी देखने को मिल गए। तो आपको एकदम सावधान रहना, हर तरह के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पढ़ना है, और सब एनसीईआरटी से आएगा। देखो इतना आसान क्वेश्चंस है कि अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस। जब इंसान कहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उसको एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, उसका हार्ट पल्पिटेशन करता है, उसको घबराहट होती है। सिम्टम क्या क्या होते हैं? देखो सिम्टम कौन से हैं? लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत आती है, और हार्ट पल्पिटेशन करता है, घबराने लग जाता है, तो जिसकी वजह से आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, फटिग भी हो सकता है मसल। ठीक है, अच्छा रीजन क्या है कि ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक, बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पे बेटा, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होता है, बिल्कुल कम होता है, तो जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाने पे द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट, और ऑक्सीजन सही से ले नहीं पाते हम, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, तभी ये सब हो रहा है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और एक खास बात है कि असर्शन और रीजन दोनों लिंक हैं, और इसका करेक्ट असर्शन का करेक्ट एक्सप्रेशन रीजन है, ये इसका रीजन जो है ना ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ढूंढो, ए इज फॉल्स, नहीं ये गलत हुआ, बोथ ए एंड आर ट्रू ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, तो आंसर ठीक है। अब आगे जरूरत ही नहीं है, बोथ ए आर करेक्ट, ट्रू तो है लेकिन नहीं करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये लिखा है कि नहीं लेकिन है ये एक्सप्लेनेशन। ओके आगे देखते हैं। स्टेटमेंट AUG कोडॉन आपको पता है मेथ्योनिन कोड कर रहा है, कह रहा है AUG मेथ्योनिन कोड कर रहा है लेकिन फिनाइल एलिन कोड नहीं करता, ये गलत हो गया, आपका स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। AAA स्टेटमेंट 2 AAG कोडॉन आफ्टर द अमीनो एसिड लाइसिन, बिल्कुल ये सही है, ये दोनों ही ये कोड कर रहे हैं लाइसिन को। तो अबव स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, बिल्कुल सही कह रहा है कि ये इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन 188, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवॉर्म। इसमें अर्थवॉर्म में हमें क्या बताना है? स्टेटमेंट जो हैं वो कैसे हैं, करेक्ट आंसर बताना है हमें। चूज द करेक्ट ABCD, हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें करेक्ट बताना है। इट सर्व एज कवरिंग ऑफ माउथ, प्रोस्टोमियम बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है इट हेल्प टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल, बिल्कुल कैन, ये क्रैक एंड क्रॉल्स करते हैं, हटाते हैं। उसके बाद से बात करेंगे, इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, बिल्कुल गलत है। ढूंढो A, B और C, A, B, C दूसरे में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चंस अर्थवॉर्म के उससे आ गया था, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन मल्टीपल ओवुलेशन? नॉट, यहाँ पे लिखा है नॉट स्टेप, तो नॉट स्टेप में ढूंढो, पहला होता है
दूसरा वाला एडमिशन का नहीं, LH वाली बात नहीं है कहीं पे, ये आंसर हो गया। ये नहीं होता मोएट में, मोएट में ये होता है, पहले वाला भी होता है, ये भी होता है, और ये फर्टिलाइज आर्टिफिशियल तरीके से होता है। ये आंसर हो गया, ये आपको पता है, ये बहुत इजी टॉपिक है, मोएट से था। ओके 190 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ substance across tissues and facilitations of communication with the neighborhood cells via rapid transfer of the ion। आपको भी पता है वो दो सेल्स के बीच में इस तरह के जंक्शंस होते हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो में टाइट जंक्शंस होते हैं, तो ये टाइट जंक्शन इसका आंसर है, टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली, कुछ गैप जंक्शन कुछ टाइट जंक्शन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द hormone relaxin during the later phase of pregnancy? Which of the following secrete the hormone relaxin later phase of pregnancy? Later phase of pregnancy में कौन क्या होता है? तो रिलैक्सिन कहाँ होता है? वैसे तो ये ओवरी से रिलीज होता है, ओवरी, बट इसमें ओवरी नहीं है, तो ओवरी का जो पार्ट है जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम ही बचा, वैसे ये डायरेक्टली तो प्रोजेस्टेरोन करता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के साथ। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर? जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्रेन सिग्नल देता है मसल्स ऐसे कर रहा हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, एच बैंड डिसअपियर, एच बैंड डिसअपियर, बिल्कुल एच जोन जो होता है, एच जोन डिसअपियर, बिल्कुल सही है। हमें देखना है करेक्ट आंसर्स कितने इसमें से, ABCDE में से। ए बैंड वाइडन होता नहीं, गलत है। आई बैंड रिड्यूस इन विथ, बिल्कुल सही है। मायोसिन हाइड्रोलाइज ATP टूट कर ADP और PI में बनता है, ये भी सही है। जेट लाइन अटैच्ड होता है, एक्टिन और पुल्ड इनवर्ट्स होता है, अंदर की तरफ आता है, बिल्कुल सही है। तो ढूंढो ACDE होगा आंसर। द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू, आपको पता है एडीए डेफिशिएंसी, वो ब्लड ठीक है, एडीए जो हम क्या करते हैं बचपन में प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसको हम क्योर कर सकते हैं, बाद में क्योर नहीं होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस में आता है, या जीन यानी जो डीएमिनेज नाम का एंजाइम्स होता है वो क्या होता है, वो जीन म्यूटेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो एडिसन डिजीज नहीं, डिस्टिंक्शन इम्यून सिस्टम डिजीज होती है ये। ओके 114 एडाप्टिव रेडिएशंस किसके साथ जाएगा? एडाप्टिव डार्विन फिंचेस। ओके तो ए का 4 एक ही है, इसमें आंसर हो गया, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो। बी का 3 और सी का 2 और ये बच गया जो आपका डी का 1, तो आंसर हो गया करेक्ट, ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया 4 3 2 1। Which of the following is not important component of the initiation of partiturations in humans? बेटा नॉट कहा गया है, नॉट इम्पॉर्टेंट है पार्टिट्यूरेशंस में। प्रोलैक्टिन कहाँ यूज होता है? मेमोरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन में, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोजन का चाहिए लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल चाहिए, सिंथेटिक प्रोजेस्टाग्लैंडिन्स चाहिए और ये भी चाहिए, लेकिन आपको प्रोलैक्टिन की ज़रूरत यहाँ नहीं है। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स, लिपिड के रिस्पॉन्स में हमें आंसर करेक्ट बताना है। लिपिड हैविंग यानी बायोमोलिक्यूल, लिपिड्स बायोमोलिक्यूल क्लास 11 चैप्टर 9, लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड एंड कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये बताइए जब अनसैचुरेटेड होगा तो ये तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का, ये तो गलत हुआ। हमें बताना क्या है? करेक्ट बताना, थी तो इनकरेक्ट है। लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड, ये बिल्कुल बात सही है, एनसीईआरटी है। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपोन ग्लिसरॉल, ये बिल्कुल बात सही है। पामेटिक एसिड के पास ये डेटा गलत है, कार्बन आइटम इतना नहीं होते। आर्किडोनिक के पास ये डेटा गलत है क्योंकि ये इसके पास होगा, ये इसके पास होगा, तो यहाँ पे ये दोनों ही गलत हुए, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, डी भी, तो डी भी गलत है, यानी बी और सी सही है। तो बी और सी देखो आप कहाँ मिलेगा, बी एंड सी ओनली। लेसिथिन एंड ट्राईहाइड्रोक्सी, ये दो स्टेटमेंट ठीक हैं। मैच द कॉलम विथ कॉलम 2। एलेंस रूल होगा, एलन होता है, एलेंस रूल पोलर सील के साथ काम करता है, एनसीईआरटी। तो ओके, और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन जो है आपको पता है कि ए का 4 है, ओके, और ए का 4 और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है कंगारू रैट के साथ है एडाप्टेशन, और बिहेवियरल जो है वो डिजर्ट के साथ है, और बायोकेमिकल है मरीन फिशेस डेप्थ में है। तो हो गया ए का 4, बी का 1, यानी आंसर 4।
फिलेरियासिस आपको पहले से पता है, फिलेरियासिस वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, अमीबासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका, यानी ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, आपको आंसर्स मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग। हिस्टोन देखो बेसिक नेचर का होता है, कैसा होता है, बेसिक होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द हिस्टोन स्लाइटली एसिडिक, हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सही है, सही है, ये गलत है तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कौन सा है, स्लाइटली एसिडिक वाला। ओके, हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड, बिल्कुल लाइसिन आर, ये सही है, हमें गलत बताना था, तो हमारा आंसर हो गया 3। स्कैपुला, स्कैपुला ये पीछे, ये जो ट्राइंगल शेप का है। क्रैनियम, 8 जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं, किससे, इसमें बिल्कुल मूवेबल नहीं है, क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। स्टर्नम हमारा पता ही है, फ्लैट बोन होती है, और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होती है। तो ए का 4 2 में है। क्रैनियम जो होता है फाइब्रस होगा, बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारा ए का 4 बी का 3 पहले वाले में ही है, ए का 4 बी का 3 और सी का 2 और 1, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो अभी आपने देखा सारे सॉल्यूशंस, इसमें सब कुछ, एक क्वेश्चंस भी नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर का है। फाइनली आप सभी को अच्छे से थॉरली बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास 11th वाले बच्चे बड़े ध्यान से समझो। आप जब 12th में आते हो तो सिर्फ बोर्ड और वो दोनों प्रेशर बढ़ जाता है, और तो आप क्या कह रहे हो, 11th के सिलेबस को 11th में ही अच्छे से कवर किया करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए।